अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान यानी हम भी जानवरों से बातें कर सकेंगे? अगर आपका जवाब ना में है तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि अब इंसान जानवरों से बात कर सकेगा। जी हाँ, इंसान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो जानवरों की बातें समझ सकेगा बल्कि वो उनसे गुफ्तगू भी कर सकेगा। इन वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ में मैं आपको तफ़सील से बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने चमगादड़ों पर, बैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और फिर किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने बैट्स की, चमगादड़ों की बातें समझीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी कितनी मदद की और उसके साथ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहाँ पर काम आई। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने बैट को यानी चमगादड़ को समझने के लिए, उसकी गुफ्तगू समझने के लिए उसका मॉडल बनाना है। मैं आपको लेकर चलता हूं दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड शहर की तरफ। आपका ख्याल होगा कि मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, कराची की बात कर रहा हूं या शायद टोक्यो की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक शहर दिखा रहा हूं जो कि बैट्स का है। और ये शहर है आपके किचन के बराबर और इसमें 10,000 चमगादड़ें रहती हैं। तो चमगादड़ों की बड़ी बड़ी कम्युनिटीज छोटी छोटी गारों में मौजूद होती है और इन्हीं गारों में रिसर्च कर रहे हैं इसराइल के एक साइंसदान जिनका नाम है प्रोफेसर यूसी योवेल, जो कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका काम यह है कि ये बैट से, चमगादड़ों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि चमगादड़ें बहुत बड़े गौलों में रहती हैं, ना उनके पास गवर्नमेंट है और ना ही उनके पास रूल्स, रेगुलेशन और आइन है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं। इनके रिसर्च पेपर्स नेचर से लेकर बहुत से रिप्यूटेड जर्नल्स में भी शाया हुए हैं और अब अखबारों की भी जीनत बन रहे हैं। इनकी स्टडी का टॉपिक है न्यूरो इकोलॉजी और इसमें इनकी मदद की है न्यूरल नेटवर्क्स ने, मशीन लर्निंग ने। उन्होंने इनकी मदद की कि बैट्स किस तरह बातचीत करती है, किस तरह कम्युनिकेट करती हैं और फिर हम किस तरीके से चमगादड़ से बात कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं आपको बैट्स की तरफ लेकर, जो कि सोशल बीइंग्स हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं और ग्रुप्स की सूरत में ही मूव करते हैं। हमें बैट का मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि हम उस मॉडल को समझें और फिर अंदाज़ा लगा सकें कि बैट किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करती है। जब भी बैट ने शिकार करना होता है और अमूमन वो रात को शिकार करती है, तो वो अपने मुंह से एक खास किस्म की साउंड प्रोड्यूस करती है। वो साउंड जाता है, जाकर शिकार या किसी भी इंसेक्ट से लगकर वापस आता है। इसे एको कहा जाता है और उस रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनकर वो अंदाज़ा लगाती है कि ये परवाना कहाँ पर बैठा है या ये मेंढक किस जगह पर छुपा हुआ है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो बैट बार बार तेज़ी से ये आवाज़ निकालेगी ताकि वो मूविंग बॉडी को अच्छे तरीके से उसकी लोकेशन को देख सकें। ये ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल आराम से बैठें और आपको कहा जाता है कि आपने इस किताब को पकड़ना है, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं और तरफ देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये किताब इधर पड़ी हुई है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने एक मच्छर को पकड़ना है जो कि बहुत छोटा है और बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, तो अब मैं अपनी आंखें झपकूंगा नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मेरे पास आए ताकि मैं उससे ट्रैक कर सकूँ और फिर आगे प्रेडिक्शन कर सकूँ कि कहाँ पर मैं हाथ लेके जाऊंगा तो ये पकड़ा जाएगा, इसकी मुस्तकबिल की पोजीशन क्या होगी। बिल्कुल इसी तरीके से बैट्स को एक मूविंग इंसेक्ट की लोकेशन जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसलिए नॉर्मली जब वो मूव करती है तो वो आवाज़ निकालती है बड़े इंटरवल्स के बाद, लेकिन जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसकी आवाज़ तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है ताकि वो उसकी मूवमेंट को देख सकें। बैट की, चमगादड़ की खासियत ये है कि ये फूलों को भी देख सकती है क्योंकि ये उससे रस लेती है, ये पानी को भी डिटेक्ट कर सकती है और उसके साथ साथ ग़ज़ा को भी देख सकती है। हमने बैट के मॉडल बनाने के लिए, मैंने आपको बताया कि न्यूरल नेटवर्क्स का सहारा लिया।
ताकि हम देख सकें कि बैट किस तरीके से काम करती है और हमारा मॉडल बैट की तरह काम करे। और जब वो बैट की तरह काम करेगा तो उसमें ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को, उन वोकल्स को जो कि बैट चमगादड़ निकालते हैं, उन्हें समझ सके। बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए इस यूनिवर्सिटी में। मैं आपको इसी यूनिवर्सिटी का एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक बैट को छोड़ा जाएगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और फिर उसे फूड दिया जाता है। अब हैरानी की बात यह है कि बैट दूसरी तरफ नहीं देखती, दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती, बल्कि वो सिर्फ उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ से फूड आ रहा है। तो वो बड़े आराम से वो आवाज़ें निकाल रही है हर तरफ, और उसको अंदाज़ा है कि कौन सी चीज़ उसे अप्रोच कर रही है, और वो उस तरफ को मुंह फेर लेती है और खाने का इस्तेमाल करती है। इस टीम ने बहुत से ऐसे रोबोट्स भी बनाए जो कि बैट की तरह काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 रोबोट्स दिखा रहा हूँ, और इन दोनों रोबोट्स में आप देखें तो एक रोबोट जिस तरफ प्लांट्स रखे हुए हैं, गमलों में पौधे हैं, उस तरफ को आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि पौधों में उसे खाने की चीज़ें मिलेंगी, और वो दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जबकि जो पहली तस्वीर है उसमें आपको एक रोबोट चलता हुआ खेतों में नज़र आ रहा है, जो कि साफ रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि वो हर वक्त आवाज़ निकाल रहा है, वो आवाज़ जो हम सुन नहीं सकते, और उसके इको से वो देख रहा है कि उसने रास्ते के किस तरफ जाना है। मैं आपको यहाँ पर इसी रोबोट से ली गई तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये रोबोट पहचान सकता है कि उसके सामने दरख्त कौन सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे चमगादड़ पहचानती है। हर दरख्त का एक साउंड सिग्नेचर होता है, एक एको सिग्नेचर होता है। जब आवाज़ जाती है तो वो एप्पल के दरख्त से, सेब के दरख्त से लगकर मुख्तलिफ तरीके से वापस आती है। और अगर वो कौन का दरख्त है या पौधा है, कौन का दरख्त तो नहीं होता, पौधा है, तो उससे लगकर वो मुख्तलिफ तरीके से वापस आएगी। मैं आपको यहाँ पर एक आवाज़ सुना रहा हूँ, और ये आवाज़ एको है जब के चमगादड़ की आवाज़, साउंड एप्पल के, सेब के दरख्त से लगकर वापस आता है। जी हाँ, आपने ये आवाज़ सुनी, और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे दरख्तों की भी शनाख्त है। तो बैट को पता चल जाता है कि सामने कौन से दरख्त हैं। अगर खेत है और आप आखिरी तस्वीर देखें जहाँ पर कॉर्न्स आपको दिखाए गए हैं, तो जो पहली रो में कॉर्न्स लगे हुए हैं, छलियाँ लगी हुई हैं पहली कतार में, उससे आपके पास बड़े इकोज आ रहे हैं, बड़े एम्पलीट्यूड के इकोज आ रहे हैं। दूसरी कतार से निस्बतन छोटे आ रहे हैं और उनके हार्मोनिक्स आ रहे हैं, और तीसरी में उनके आगे छोटे एम्पलीट्यूड आ रहे हैं, हार्मोनिक्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से बैट को ये भी पता चल जाता है कि क्या ये एक दरख्त है या ये एक खेत है जिसके ऊपर से वो गुजरने जा रही है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आवाज़ की मदद से हम चीज़ों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, और चमगादड़ चीज़ों को कैसे पहचानती हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हम एग्रीकल्चर की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं उसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि बैट्स की एक और ख़ासियत है, और वो ये कि वो पौधों में छुपे हुए, पत्तों में छुपे हुए फलों को भी पहचान लेती है। आवाज़ से उसको पता चल जाता है, बज़ाहिर हमें वो फल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो पत्तों के बीच में है, लेकिन बैट साउंड से ये ढूंढ लेती है कि इन पत्तों के पीछे फल मौजूद है, इंसान नहीं ढूंढ सकता। इसी तरीके से जो फल हैं, जो छुपे हुए फल हैं, यानी सब्ज रंग के फल जो कि पत्तों में नज़र नहीं आते, जिस तरह कच्चे आम होते हैं, बैट्स उनको भी ढूंढ लेती हैं, लेकिन इंसान के लिए उनको ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं और बैट आवाज़ का इस्तेमाल करती है। यही टेक्नोलॉजी अब हम रोबोट्स में भी ला रहे हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि आवाज़ फेंकते हैं, और उसके ज़रिए उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि किस पौधे को फल लगा हुआ है, और उसके ज़रिए वो उन फलों को ले लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमने बैट से हासिल की। मैं आपको इसी यूनिवर्सिटी का एक और एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जिसमें दोबारा एक रोबोट आप देखें तो वो जा रहा है, लेकिन इस रोबोट के पास विजुअल्स नहीं है, कैमरा नहीं है इसके पास सिर्फ माइक्रोफोन है। तो ये आवाज़ें सुन रहा है, और जब ये आवाज़ें सुन रहा है और ये आवाज़ प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो ये आवाज़ फेंकता है और आवाज़ें सुनता है, तो आपको बीच में जो वेव फॉर्म नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जो आवाज़ें उसके पास आ रही हैं, और उसके साथ आपको एक मैप नज़र आ रहा है कि जिस तरफ भी इसका मुंह है, क्योंकि ये उसी तरफ आवाज़ ज़्यादा फेंक रहा है और रिसीव कर रहा है, तो आपको एक मैप नज़र आ रहा है कि इसको अंदाज़ा हो रहा है कि इस तरफ को रास्ता है, यहाँ पर भी हर्डल है, यहाँ पर भी हर्डल है, यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त इस किस्म के हो सकते हैं। ये एक पूरा मैप है, और इसी किस्म का मैप
बैट्स को नज़र आता है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसमें हम आवाज़ के ज़रिए चीज़ों को देख सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ड्रोन्स में भी किया जाएगा, ताकि जब ड्रोन्स एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाएं तो वो भी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे सके जो हम खुली आंख के साथ ना देख सकें। अगर हमने बैट की गुफ्तगू को जानना है, उसे रिकॉर्ड भी करना है और उसे जानना भी है, तो हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। इस डेटे में हमें उस चमगादड़ की लोकेशन भी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर उड़ रही है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो क्या देख रही है, तो उसके ऊपर एक कैमरा लगा होना चाहिए, उसके ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगा होना चाहिए, उसके ऊपर थर्मल कैमरा भी लगेगा और उसके ऊपर एक माइक भी लगा होगा, क्योंकि वो कौन सी आवाज़ सुन रही है और कौन सी आवाज़ निकाल रही है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। और उसके साथ उसके पास ईसीजी और ईईजी की टेक्नोलॉजीज भी होनी चाहिए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हमने छोटी सी चिप बनाई जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद थी, तो उस चिप का वजन था 2 ग्राम। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि बैट, चमगादड़ सबसे छोटा मैमल है इस वक्त दुनिया में, और इसका भी सबसे छोटा वर्जन, उसे बम्बल बी बैट कहते हैं, वो खुद 2.5 ग्राम की होती है। तो आपने 2 ग्राम की चिप अगर 2.5 ग्राम की बैट पर लगा दी तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। इसलिए आपको बड़ी चमगादड़ें चाहिए जिनके ऊपर ये चिप लगाई जा सके, उसका सारा डेटा रिकॉर्ड किया जा सके, उस डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जा सके, और फिर वो हमें बताएं कि बैट्स के आपस में बात करती हैं या वैसे ही शोर मचाती रहती हैं। इस रिसर्च ग्रुप ने इस चिप को बना लिया, और इस चिप को बनाकर इन्होंने इसे 22 बैट्स पर इंस्टॉल किया, और फिर जो डेटा हमारे पास आया वो इंतहाई हैरानकुन था। वो इतना हैरानकुन डेटा था कि उसे दुनिया के सबसे रिप्यूटेड मैगजीन जर्नल में, रिसर्च जर्नल नेचर में शाया किया गया, और पहली मर्तबा ये क्लेम किया गया कि अब हम चमगादड़ों की ज़ुबान समझने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और ये दावा किया गया कि हम चमगादड़ों से बोल भी सकते हैं। चमगादड़ों की आवाज़ समझने के लिए, उनकी ज़ुबान को जानने के लिए हमने एक चिप बनाई थी जिसका वज़न था 2 ग्राम। इस चिप में मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स लगे हुए थे, इसमें जीपीएस ट्रैकर था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्स लगे हुए थे और कैमरे भी लगे हुए थे। हमारा मकसद ये है कि हमने चमगादड़ को ना सिर्फ ट्रैक करना है बल्कि ये भी देखना है कि वो किस वक्त किस किस्म की आवाज़ निकालती है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इस एक्सपेरिमेंट पर पूरी एक अदद डॉक्यूमेंट्री बनाई, और प्रोफेसर यूसी लेशम जो कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में बैट्स पर यह चिप इंस्टॉल की गई, और उन बैट्स को गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के एक जजीरे पर छोड़ दिया गया, और देखा गया कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जो पहला डेटा यहाँ से हमें मौसूल हुआ वो ये था कि एक बैट 20 किलोमीटर तक उड़ सकती है। नॉर्मली बैट्स 8 किलोमीटर तक बगैर नीचे उतरे हुए लगातार उड़ सकती हैं। जब हमने इस चिप को वापसी पर उतारा और डेटा को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि बैट 20 किलोमीटर तक हवा में उड़ती रही। बहुत से मुख्तलिफ बैट्स पर ये चिप्स लगाई गई थी और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बैट्स मुख्तलिफ रूट लेते हुए चलती गई, और फिर एक जगह पर एक बैट को खाने की चीज़ मिली, और जैसे उसे वो खाने की चीज़ मिली और उसने उसका शिकार किया तो जितनी भी बाकी बैट्स थे उनको भी अंदाज़ा हो गया, और वो फ़ौरन उसी तरफ आना शुरू हो गए, और जॉक बैट्स उस जगह पर मौजूद थी जहां पर इस चमगादड़ को खाने की चीज़ मिली, यानी फूड अवेलेबल था। मैं आपको यहाँ पर ये डाटा भी दिखा रहा हूँ, तो आप इस डाटा में छोटी छोटी पल्सेस देख रहे हैं। ऊपर वाले पहले डाटा सेट में जो लाल रंग की पल्स है ये वो बैट है जो कि आवाज़ फेंक रही है, और वो आवाज़ लगकर वापस आ रही है, उसके इकोज वापस आ रहे हैं, और आपको इसके साथ और भी छोटी छोटी पल्सेस नज़र आ रही हैं। ये बाकी बैट्स जो कि इसी तरीके से शिकार करने की कोशिश करें, ये उनकी आवाज़ें हैं। क्योंकि बैट के ऊपर माइक लगे हुए थे इसलिए हमें ये सारा डाटा मिलता जा रहा था। इस माइक ने एक बेचारे मेंढक की भी आवाज़ रिकॉर्ड की जिसका ये चमगादड़ शिकार करने जा रही थी। तो इस बैट ने जब उस मेंढक का शिकार किया
तो उस मेंढक की आवाज़ भी बीच में रिकॉर्ड हुई, इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई, और हमें यह भी पता चला कि शिकार के करीब जाकर ये किस किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। और जब इसने मरतबा शिकार कर दिया तो एक जो खुशी की चीख होती है सक्सेसफुल अटैक की, उसकी भी आवाज़ हमें पता चली कि एक चमगादड़ कैसे वो आवाज़ निकालती है। और उसके बाद बहुत से और एक्सपेरिमेंट किए गए और उनमें भी हमें इस किस्म का ही डाटा मिला। मैं आपको यहाँ पर वही डाटा दोबारा दिखा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो पहली बैट थी जिस पर ये चिप लगाई गई थी वो रेड कलर का यहाँ पर शो किया गया है उसकी आवाज़ के इकोज़ को। लेकिन उसके साथ आपको सर्कल में कुछ और, रेड कलर के सर्कल में कुछ और इकोज़ भी नज़र आ रहे हैं। ये वो हैं जो कि पास वाली बैट्स के थे। तो बैट्स हमेशा ग्रुप्स में हंट करती हैं, वो इंडिविजुअली जाती हैं, सर्च करती हैं, लेकिन ग्रुप में चीज़ों को खाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। अब हमने इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल तो देनी थी, क्योंकि हम चीज़ों को आसान करके बताते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक सिनेमा में हैं और वहाँ पर खामोशी है, मूवी में भी खामोशी है, और आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं, तो क्या सबको अंदाज़ा नहीं हो जाएगा कि आप कहाँ पर बैठे हैं? हालांकि वो देख तो नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जब बैट अपने शिकार को पकड़ती है और आवाज़ निकालती है, कामयाबी की आवाज़ निकालती है, तो जितनी भी बाकी बैट्स होती हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर किसी बैट को शिकार मिल गया, और वो सब की सब वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाती हैं। इस एल्गोरिदम पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जो कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने बनाया। इस प्रोग्राम में आपको जो डॉट नज़र आ रहा है वो खाना है, और उसके अलावा जो आपको छोटे छोटे झुंड नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही झुंड हैं जैसे कि चमगादड़ों के झुंड हैं, और मुख्तलिफ जगह पर सर्च करते हैं। लेकिन जब एक बैट को ये खाना मिल जाएगा तो सारा का सारा झुंड उसी तरफ आ जाएगा। हम जो मॉडल बना रहे हैं बैट का, उसके पास सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने जो मॉडल बनाया, अगर आप उसके गिर्द ताली बजाएं तो वो फ़ौरन उस तरफ अपना रुख करता है, वो ध्यान देता है और वो फ़ौरन उस तरफ ट्रैक करने की कोशिश करता है। मैं आपको यहाँ पर रोबोट की सिमुलेशंस भी दिखा रहा हूँ, तो आप इन सिमुलेशंस में भी देख सकेंगे कि जब कोई ताली बजाता है तो रोबोट उसे फ़ौरन रिस्पॉन्स देता है और उस तरफ को मूव करता है जिस तरीके से बैट करती हैं। बैट्स आहिस्ता आहिस्ता और बाकी परिंदे भी आहिस्ता आहिस्ता शहरों से दूर जा रहे हैं, इसलिए शहरों में रहकर इन पर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि शहरों में रोशनी बहुत होती है और शहरों में शोर बहुत होता है, इंसान की पैदा की हुई पोल्यूशन बहुत होती है। इस वजह से ज़्यादातर परिंदे शहरों को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कुछ परिंदे अभी भी शहरों को इसलिए तरजीह देते हैं कि यहाँ पर खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ उनके पास खाने की चीज़ों की ज़्यादा वैरायटी होती है। इसीलिए शहरों पर भी बैट्स पर तजर्बे किए गए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने किए। उन्होंने अपनी कॉलोनी में बैट्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। जो यूनिवर्सिटी थी उसने अपनी कॉलोनी में, साइंसदानों ने बहुत सी रिसर्च की और उन्होंने देखा कि बैट शहरों में किस तरीके से, कॉलोनियों में किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो पता चला कि पहले दिन में, क्योंकि ये डाटा काफ़ी दिनों पे लिया गया, ये डाटा तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बीच में लिया गया, तो उन्होंने देखा कि पहले दिन में बैट बहुत थोड़ा सा दूर गई और वापस आ गई, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा, और आखिर में बैट बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक चलती गई। तो रेड कलर जो आपको शो कर रहा है इस ग्राफ में वो आखिरी दिनों की उसकी फ्लाइट है, और जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये पहले दिनों की फ्लाइट है। तो बैट, चमगादड़ आहिस्ता आहिस्ता मानूस होती है उन जगहों पर और फिर वो जाकर वहाँ पर अपना शिकार करती है। एक और एक्सपेरिमेंट में, जो कि बहुत अहम एक्सपेरिमेंट है, उसमें देखा गया कि अर्बन एरियाज़ में, शहरों में बैट की जो फ्लाइट्स है वो बड़ी रैंडम है, लेकिन अगर आप कंट्री एरिया में चले जाएँ, यानी आप देहाती इलाकों में चले जाएँ, तो वहाँ पर बैट अपने गार से निकलती है और सीधा फूड वाली जगह पर, खाने वाली जगह पर जाती है और वहाँ से वापस आती है। बहुत ही बोरिंग किस्म की लाइफ बैट की होती है। यूसी योवेल ने 22 इजिप्शियन फ्रूट बैट्स ली और उन पर सब पर चिप लगाई। 75 दिन तक उनको मॉनिटर किया। वो जो भी एक्ट करती थी कैमरे से उसे देखा जाता था और साथ साथ माइक्रोफोन रिकॉर्ड भी कर रहा था, और उसके साथ उसकी लोकेशन भी हमें पता थी और उस पर ईसीजी और ईईजी के सेंसर्स भी लगे हुए थे। तो हमने एक डेटाबेस बनाया 15,000 वोकल्स का, 15,000 आवाज़ों का डेटाबेस बनाया जो कि बैट्स निकालती थी। अब इस डेटाबेस को हमें, यानी इंसानों ने, एनालाइज करना था कि किस सिचुएशन में चमगादड़ किस किस्म की आवाज़ें निकालती हैं, ताकि हम उन आवाज़ों को पहचान सकें।
लेकिन बैट क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बात करती है तो इंसानों के लिए उस डेटा को प्रोसेस करना मुश्किल था। उसके साथ साथ उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक आम इंसान 15,000 वोकल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता। मैं आपको यहाँ पर उसी रिसर्च पेपर से ली गई तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जो कि नेचर में पब्लिश हुआ और जिसमें दिखाया गया कि बैट को किस तरह से नज़र आता है, उसका विजन कैसे होता है आवाज़ की मदद से जो वो मूव करती है। अब इसके लिए मदद ली गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मदद ली गई उसमें न्यूरल नेटवर्क्स को ये सारा का सारा डेटा दिया गया और न्यूरल नेटवर्क्स को पूछा गया कि क्या आप इस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं बैट्स के एक्शन के साथ। और फिर जो रिसर्च पेपर में लिखा गया है, जो हमें इनपुट दी है, वो पता चला कि उन वोकल्स को देखते हुए अब हम ये कह सकते हैं कि चमगादड़ें जुबान रखती हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, बोलती हैं, उनके नाम है और वो दूसरों को भी नाम से पुकारती हैं। मज़े की बात यह है कि वो आपस में आर्गूमेंट भी करती हैं और उसके साथ साथ उनकी लड़ाइयाँ भी डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं। तो वो लड़ती भी हैं, वो आपस में नाम भी रखती हैं। जब वो बच्चों से बोलती हैं तो उनकी टोन डिफरेंट हो जाती है और जब वो लड़ने की तरफ आती हैं या जब वो मेटिंग की तरफ आती हैं तो उनकी टोन टोटली डिफरेंट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर आवाज़ की सूरत में चमगादड़ों की ज़ुबान दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वो वोकल्स हैं जो प्लॉट किए गए, और इन वोकल्स में आप देख सकते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि ये आपस में लड़ रही हैं और ये वोकल ले रही हैं और उसके बाद बाकी चमगादड़ें भी यही कर रही हैं, तो हमें पता चलता जा रहा है कि जब चमगादड़ इस किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस करेगी इसका मतलब है वो आपस में लड़ रही हैं। जब इस किस्म की आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब वो मेट कर रही हैं आपस में। जब इस किस्म की बात करेंगे तो एक दूसरे को नाम से पुकारने की कोशिश कर रही हैं, दोस्तियाँ कर रही हैं। जब इस किस्म के वोकल्स होंगे, उनकी शक्ल ये होगी, तो वो आपस में आर्गूमेंट कर रही हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू हो गया और हमें ये तो पता चल गया कि उनकी ना सिर्फ लैंग्वेज होती है, उनके नाम होते हैं और वो नाम से एक दूसरे को मुखातिब भी करते हैं। अब इस वक्त साइंसदान इस तगोदो में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो इन्हीं वोकल्स को आवाज़ की शक्ल में लेकर आएँ, यानी जो बैट बोले वो न्यूरल नेटवर्क बीच में मौजूद उस वोकल को रिकग्नाइज करें, और अगर बैट ये कह रही है कि हटो, पीछे हटो, मूव ऑन, तो वो उस वोकल को पहचान कर उसको इंग्लिश उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करें और हमें नज़र आए कि बैट ये कह रही है हटो बच्चों। और अगर हम किसी गार में जाना चाहते हैं और वहाँ पर हमें शक है कि बहुत सी बैट्स, और हम ये चाहते हैं कि हम बैट्स को कहें कि अब आप हटिए यहाँ से क्योंकि यहाँ पर इंसानों ने आना है, तो हम इंग्लिश में या उर्दू ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में हटो बोलें और यही न्यूरल नेटवर्क वापसी पर यानी रिवर्स एक्शन में ऐसी आवाज़ निकाले, ऐसे वोकल्स निकाले जो कि बैट समझ सके कि अब ये हटने की बात हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वोकल्स हैं वो भी थोड़े से फ़र्क होते हैं। अगर आप यहाँ पर मूव के वोकल को देखें तो जब बैट्स मेट कर रही हैं तो ये वोकलों की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब वो आराम से हैं तो इन वोकल्स की शक्ल डिफरेंट होगी, और जब वो फीड कर रही हैं तो उस वक्त इनकी शक्ल डिफरेंट होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिस पर इंसान इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि ना सिर्फ चमगादड़ों की ज़ुबान होती है बल्कि यही एक्सपेरिमेंट अब हम दूसरे मैमल्स पर भी कर रहे हैं। हम मछलियों पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम टर्टल्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा यानी एक तरफा गुफ्तगू ना करें बल्कि दो तरफा गुफ्तगू चमगादड़ों से कर सकें, वो भी हमें अपनी बातें समझा सकें और हम भी उनसे अपनी बातें शायद मनवा सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।